नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का 18th चैप्टर, जिसका नाम है ऑब्जर्विंग स्पेस टेलीस्कोप्स। ये इसका दूसरा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडियो टेलीस्कोप्स। Many heavenly objects emit radio waves in addition to visible radiation। देखिए, हमने पिछले वीडियो में ये देखा है, ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स देखिए, यानी हमारी आंखों को जो रेज की दिखती है वो देखने के लिए जो टेलीस्कोप्स होती है उन्हें कहा जाता है ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स। अभी हम देख रहे हैं रेडियो टेलीस्कोप, जो हमारे आंखों को नहीं दिखती, नॉर्मल आंखों को जो वेव्स नहीं दिखाई देती, और कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं ऐसे, कुछ स्टार्स वगैरह जो रेडियो वेव्स एमिट करते हैं, तो उनको देखने के लिए ये रेडियो टेलीस्कोप्स होते हैं। वी कैन नॉट सी दिस रेडिएशन विथ आवर आइज, हेंस अ स्पेशल टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज यूज्ड टू रिसीव दीज रेज। तो ऐसे इन ऑब्जेक्ट्स द्वारा, इन स्टार्स वगैरह, इनके द्वारा जो रेज एमिट किए जाते हैं उनको रिसीव करने के लिए कुछ विशेष तरह के टेलीस्कोप्स लगते हैं। इट इज कॉल्ड अ रेडियो टेलीस्कोप। इट इज मेड फ्रॉम वन और मोर डिशेस ऑफ अ पर्टिकुलर पैराबोलिक शेप। पैराबोला शेप यानी ये ऐसा शेप जो होता है उसे कहा जाता है पैराबोला शेप। इसके बारे में आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, लेकिन ये पैराबोला, हाइपरबोला वगैरह आपको 10th में मैथमेटिक्स में है, 10th 11th में, ठीक है। तो ये कोनिक सेक्शंस में आता है। कोन को अगर एक स्पेसिफिक एंगल से, एक कोन होता है ना, उसे एक स्पेसिफिक एंगल से कट किया जाए तो ये शेप पाया जाता है पैराबोला, या फिर दूसरा है हाइपरबोला वगैरह। तो ये पैराबोलिक शेप का होता है। एज इन ऑप्टिकल टेलीस्कोप द इंसिडेंट रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय दीज डिशेस एंड कॉन्वर्ज एट द फोकस। जैसे ऑप्टिकल टेलीस्कोप में क्या होता है, देखिए, लेंस द्वारा या मिरर द्वारा ये रेज एक पॉइंट पर, फोकस पर कॉन्सेंट्रेट किए जाते हैं, वैसे ही इन पैराबोलिक डिशेस द्वारा ये जो रेडियो वेव्स होते हैं वो एक पॉइंट पर या यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट किए जाते हैं और यहाँ पर वो कॉन्सेंट्रेट होते हैं, कॉन्वर्ज होते हैं फोकस पर। अ रेडियो रिसीवर इज प्लेस्ड एट द फोकल पॉइंट। तो यहाँ पर एक रेडियो वेव्स का रिसीवर रखा जाता है, जो वेव्स को रिसीव करता है, वहां पर रखा जाता है फोकस पर। द इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय दिस रिसीवर इज पास्ड ऑन टू अ कंप्यूटर विच एनालाइजेस इट एंड कंस्ट्रक्ट्स एन इमेज ऑफ द सोर्स। बाद में इस रिसीवर द्वारा जो रेडिएशंस रिसीव किए गए हैं उनको कंप्यूटर में एनालाइज किया जाता है और उसके आधार पर कुछ इमेजेस बनवाई जाती है जहां से वो रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं। A large radio telescope called the Giant Meter Wave Radio Telescope, that is GMRT, has been erected at नारायणगांव नियर पुणे। पुणे में नारायणगांव नाम के गांव में एक बहुत बड़ी रेडियो टेलीस्कोप है, जिसे GMRT, जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप कहा जाता है। ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी टेलीस्कोप है, रेडियो टेलीस्कोप। It uses radio waves having wavelengths of about a meter and coming from heavenly bodies to study those bodies। तो ये क्या करता है, रेडियो वेव्स को रिसीव करता है और उनको हमें बताता है, स्टडी करता है, जो एमिट की जाती है स्पेस में, जो बॉडीज होती है उनके द्वारा। दिस टेलीस्कोप इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ 30 डिशेस ईच हैविंग अ डायमीटर ऑफ 45 मीटर्स। ऐसे 30 डिशेस है, टोटल 30 डिश है, और हर एक डिश का जो डायमीटर है वो 45 मीटर्स है। इट इज कॉल्ड अ जायंट टेलीस्कोप एज द अरेंजमेंट ऑफ द 30 डिशेस ओवर एन एरिया विच मेजर्स अप टू 25 किलोमीटर अक्रॉस इज मेड इन सच अ वे दैट इट वर्क्स एज अ सिंगल डिश हैविंग अ डायमीटर ऑफ 25 किलोमीटर्स। देखिए, तो ये बहुत बड़े 25 किलोमीटर के एरिया पर ये बहुत से डिशेस जो है वो अरेंज करवाए गए हैं, 30 डिशेस। तो वो सारे मिलकर एक सिंगल डिश की तरह काम करते हैं,
एक सिंगल रिसीवर की तरह काम करते हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी डिश हो गई वो। 25 किलोमीटर डायमीटर वाली एक बड़ी डिश हो गई, ऐसा होता है। मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन बताता हूँ, रुकिए। This means that the GMRT gives the same data that we would have got from a telescope having a single dish of 25 kilometers diameter. 25 किलोमीटर डायमीटर के एक सिंगल डिश से जितना डाटा मिलेगा, इतना ज़्यादा डाटा ये सीरीज ऑफ जो डिशेस है उनके द्वारा रिसीव करते हैं हम, ठीक है। देखिए मैं आपको इसका बताता हूँ, समझ लीजिए ऐसे डिशेस है, ये अलग अलग डिशेस रखे प्लेस किए हुए हैं यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ से वो रेडिएशंस आ रहे हैं, स्पेस से ये रेडिएशंस आ रहे हैं। देखिए ये एरोज है, यहाँ पर वो इंसिडेंट हो रहे हैं। यहाँ पर होने के बाद ये जो डिश है वो इस फोकस पर कॉन्सेंट्रेट कर रही है, ठीक है। और इस फोकस से वो कॉन्सेंट्रेट करवा के यहाँ पर भेजे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे सारे बहुत से डिशेस अरेंज किए हुए हैं जिनका फोकस इस दिशा में, यहाँ पर एक बड़ा सा रिसीवर है जो रेडियो वेव्स को रिसीव करता है। जो बाकी छोटे छोटे रेडियो टेलीस्कोप्स में यहाँ पर रिसीवर होता है, वो यहाँ पर रिसीव करता है, वैसे ही इन सब की एक बड़ी डिश बनाई है और ये यहाँ पर इनका सेंटर में उनका रिसीवर रखा है ऊंचाई पर। तो ये सारे रेडियो वेव्स यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट किए जाते हैं और ये रिसीवर उनको रिसीव करके उनको कंप्यूटर को भेजता है। ये ऐसे तो सारे ये सभी डिशेस मिलकर एक बड़ी सी डिश बन गई ना, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे काम कर रहा है वो। It is a world standard research facility. Scientists study the solar system, solar winds, pulsars, supernova, interstellar, hydrogen clouds, etc. तो ये बहुत ही वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। बहुत से विश्व भर से यहाँ पर साइंटिस्ट आते हैं स्टडी करने के लिए। अलग अलग जो एस्ट्रोलॉजिकल फेनोमेनन होते हैं, जैसे सोलर सिस्टम हमारी हो गई, सोलर विंड्स यानी सूर्य पर जो विंड्स आते हैं, पल्सर्स यानी जो कम ज़्यादा टिमटिमाने वाले जो तारे होते हैं वो, सुपरनोवा यानी एक तरह का तारा होता है, इंटरस्टेलर, हाइड्रोजन क्लाउड्स वगैरह। विद द हेल्प ऑफ द GMRT, साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू इंडिया टू मेक यूज ऑफ दिस फैसिलिटी। पूरे विश्व भर में से यहाँ पर साइंटिस्ट आते हैं ये स्टडी करने के लिए। देखिए ये ऐसे हैं, यहाँ से ऐसे रिसीव होते हैं, यहाँ पर वो कॉन्सेंट्रेट किए जाते हैं और वो एनालाइज करवाए जाते हैं, एम्पलीफायर द्वारा एम्पलीफाई किए जाते हैं और कंप्यूटर में एनालाइज किए जाते हैं, ठीक है। ये है रिसीवर, यहाँ पर ये रेडियो वेव्स आ रही है, डिश है। तो डिश एक पॉइंट पर फोकस पर कॉन्सेंट्रेट करती है, ठीक है, ऐसे। Telescopes in space. Visible light and radio waves emitted by heavenly bodies in space can pass through the Earth's atmosphere and reach the Earth's surface. देखिए विजिबल लाइट के साथ साथ रेडियो वेव्स भी एमिट किए जाते हैं जो स्पेस में, हेवनली बॉडीज यानी जो स्पेस में होती है, उन बॉडीज द्वारा एमिट किए जाते हैं। वो हमारे अर्थ सरफेस एटमॉस्फेयर में आते हैं और वो अर्थ सरफेस पर आते हैं। इसके कारण वो बहुत से डेविएट हो जाते हैं, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, उनका इफेक्टिवनेस इतना नहीं रहता, ठीक है। सो ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप्स कैन बी इरेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। However, these Earth-based telescopes present some problems in making good quality observations. लेकिन जो अर्थ सरफेस पर ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स या रेडियो टेलीस्कोप्स खड़े किए जाते हैं उनमें कुछ थोड़ी सी समस्याएं आती है। क्या होती है वो देखते हैं। The visible light coming from a heavenly body has to pass through the Earth's atmosphere to reach the Earth's surface. देखिए जो लाइट विजिबल होती है, जो स्पेस ऑब्जेक्ट्स द्वारा, स्टार्स द्वारा या प्लैनेट्स द्वारा जो एमिट किए जाते हैं, वो हमारे पहले तो उन वैक्यूम में से आते हैं। वैक्यूम के बाद अर्थ के पास आने के बाद अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू पास होते हैं और फिर अर्थ के सरफेस पर आते हैं। मैंने आपको बताया है जब मीडियम बदलता है या मीडियम की डेंसिटी जब बदलती है वो, तब लाइट जो होता है वो अपनी डायरेक्शन बदल देता है। कोई भी वेव अपनी डायरेक्शन बदल देती है, जिसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो जब एटमॉस्फेयर में आते हैं तब वो रिफ्रैक्ट हो जाते हैं, थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ड्यूरिंग दिस जर्नी सम ऑफ द लाइट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर एंड द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट रीचिंग द अर्थ सरफेस डिक्रीजेस। और कुछ लाइट जो होता है वो एटमॉस्फेयर द्वारा एब्सॉर्ब भी किया जाता है और उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है उसके कारण अर्थ सरफेस तक आने तक।
A second problem is caused by the changes in atmospheric pressure and temperature. बार बार हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट नहीं रहता, बदलते रहता है। कई बार क्लाउड्स आते हैं तब भी समस्याएं आती है ऑब्जर्व करने में स्पेस को। जब क्लाउड्स आते हैं तब पूरा विजन ब्लॉक हो जाती है, स्पेस से वो स्टार्स नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। These changes cause turbulence in the atmosphere, which in turn cause of the light rays to change their path slightly and thereby shake the position of the image. तो मैंने बताया आपको रिफ्रैक्शन के कारण लाइट रेज अपनी दिशाएं बदल देते हैं और उसके कारण तो उनकी इमेज जो होती है स्टार्स की या प्लैनेट्स की वो थोड़ी शेकी आती है, यानी हिलने लगती है। Also, because of sunlight, we cannot use optical telescopes during the day. सूर्य प्रकाश में तो दिन के समय तो हम कोई तारे वगैरह देख ही नहीं सकते, क्योंकि सूर्य का ही प्रकाश इतना अधिक होता है कि हम कोई तारे नहीं देख सकते, उनका प्रकाश यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो इसके कारण दिन के समय तो कोई ऑप्टिकल टेलीस्कोप यूज करना पॉसिबल ही नहीं है। ड्यूरिंग द नाइट टू सिटी लाइट्स एंड क्लाउडी वेदर कैन कॉज डिफिकल्टीज इन ऑब्जर्विंग द हेवनली बॉडीज। रात के समय भी कुछ समस्याएं होती है, जैसे शहर हो बड़ा सा तो बहुत लाइट्स ऑन होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, फिर क्लाउड्स आते हैं, ठीक है, उसके कारण भी हम वो स्पेस का ऑब्जर्वेशन ठीक से नहीं कर पाते। और पोल्यूशन भी होता है आजकल, तो एयर पोल्यूशन के कारण भी ठीक से दिखाई नहीं देता स्काई क्लियरली। टू रिड्यूस दीज प्रॉब्लम्स ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स आर सिचुएटेड ऑन टॉप ऑफ माउंटेन्स एट इन एन इनहैबिटेड प्लेस। तो इन प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए एक तो माउंटेन्स के ऊपर ये ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स बिठाए जाते हैं, या फिर जहाँ कोई नहीं रहता वहाँ पर ये बिठाए जाते हैं। हाउएवर ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स आर हाउएवर इफ वी वांट टू गेट रीड ऑफ ऑल the above problems completely, we should place the telescope above the Earth's atmosphere in space itself. लेकिन इस सभी समस्याओं को से छुटकारा पाना है हमें, ये एयर पोल्यूशन हो गया, क्लाउडी एटमॉस्फेयर हो गया, सिटीज़ में लाइट्स का प्रॉब्लम हो गया, ये जो सारी समस्याएं हैं उनसे अगर हम छुटकारा चाहते हैं तो क्यों ना हम स्पेस में ही एक टेलीस्कोप बिठा दें, ठीक है। उससे तो हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर होगी वो, तो उससे क्लियर भी हम देख सकेंगे। These problems do not exist in the space, and thus the image obtained by the space telescopes would be bright and very clear and will remain at one place. तो स्पेस में तो कोई एटमॉस्फेयर का प्रॉब्लम नहीं है, ना क्लाउड्स है ना कुछ है, तो उसके कारण स्पेस में अगर टेलीस्कोप बिठाई गई तो वहाँ से उनके द्वारा जो प्राप्त की गई इमेज होगी वो बहुत क्लियर होगी, बहुत ब्राइट होगी, और वो शेकी नहीं होगी, हिलेगी नहीं वो। Scientists have turned this idea into रियलिटी। तो इस कल्पना को, जो पहले कल्पना थी, उसे सत्यता में उतार दिया गया है। इन 1990 द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे नासा भी कहा जाता है, अमेरिकन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, लॉन्च्ड इनटू स्पेस एन ऑप्टिकल टेलीस्कोप कॉल्ड द हबल टेलीस्कोप। नासा ने 1990 में एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप स्पेस में लॉन्च की जिसका नाम है हबल टेलीस्कोप। It has a mirror of diameter 94 inches and it is orbiting in the Earth at a height of 589 kilometers from it. इसका डायमीटर 94 इंचेस का है, यानी देखिए कितना बड़ा डायमीटर है, तो कितनी क्लियर और कितनी बड़ी इमेज आती होगी इससे। और ये अर्थ सरफेस से 589 किलोमीटर्स के ऊपर है। This telescope is still working and has helped टू मेक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज। ये है हबल टेलीस्कोप, इसकी मदद से बहुत से रिसर्चर्स कर पाए हैं साइंटिस्ट। ये जो है इसके सोलर पैनल्स है, इसकी मदद से उसे एनर्जी मिलती है, ठीक है, और ये ऑब्जर्व करता है। In 1999, the National Aeronautics and Space Administration, that is NASA, launched an X-ray telescope named Chandra in space to study X-rays coming from heavenly objects. और जो एक्सरेज एमिट किए जाते हैं बहुत से स्टार्स से, गैलेक्सीज से, उनको स्टडी करने के लिए 1999 में नासा ने एक्सरेज को रिसीव करने के लिए चंद्रा नाम की एक टेलीस्कोप जो है छोड़ी गई। स्पेशल मिरर्स विच कैन रिफ्लेक्ट एक्सरेज वेर यूज्ड इन दिस टेलीस्कोप। ऐसे विशेष तरह के मिरर्स उसमें बिठाए गए हैं जो एक्सरेज को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। Chandra has given us very useful information about stars and galaxies. उनकी मदद से हमने बहुत स्टडी किया है, स्टार्स और गैलेक्सीज के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें मिली है।
द टेलीस्कोप इज नेम्ड आफ्टर द फेमस इंडियन साइंटिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो भारतीय मूल के वैज्ञानिक है, उनके नाम पर ये चंद्रा नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये ऐसी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो बेंगलुरु, ये भी बहुत अच्छा, यानी हमें सबका अभिमान होना चाहिए, हम सब भारतीयों को ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। This institute was established in 1969 with the aim of developing technology for making and launching of artificial satellites. 15th of August 1969 को इसरो की स्थापना की गई। स्पेस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करने के लिए, डेवलप करने के लिए ये इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। टिल डेट इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। अभी तक हमने बहुत से सैटेलाइट्स छोड़े हैं सक्सेसफुली, अभी भी काम कर रहे। चंद्रयान 1 छोड़ा है, चंद्रयान 2 छोड़ा है, मंगलयान छोड़ा है। इसरो ये विश्व का पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहली बार में ही मंगल पर, मार्स पर सक्सेसफुली जो है सैटेलाइट भेजा है। और इसरो के नाम पर एक और रिकॉर्ड है, जो एक ही बार में, एक ही रॉकेट से सबसे ज़्यादा 104 सैटेलाइट्स छोड़े गए हैं। तो इतने ज़्यादा सैटेलाइट्स एक ही रॉकेट से छोड़ा जाने वाला रिकॉर्ड किसी के ऊपर नहीं है। सेकेंड रैंक है रशिया का, जिसने 34 छोड़े हैं, और हम फर्स्ट रैंक पर है 104 सैटेलाइट्स। कहाँ 104 और कहाँ पर 34? ISRO's program is foremost among the successful programs undertaken by Independent India. स्वतंत्र भारत द्वारा लिया गया ये बहुत ही यशस्वी प्रोजेक्ट है इसरो का। ठीक है, India's progress in space science has played a big role in national and social development. हमारे जो स्पेस विज्ञान डेवलप करने के कारण, अंतरिक्ष का विज्ञान डेवलप करने के कारण हमने बहुत विकास किया है। हमने राष्ट्रीय लेवल पर बहुत विकास किया है, सामाजिक लेवल पर बहुत विकास किया है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, उनके नेतृत्व में जो पाकिस्तान पर जो सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह किए जाते हैं, वो भी हम इसरो की मदद से सैटेलाइट इमेजेस प्राप्त करके कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, The INSAT and GSAT series of satellites support our telecommunication network, television broadcasting and meteorological services. INSAT और GSAT सीरीज के जो सैटेलाइट्स है वो क्या करते हैं, हमें टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग जैसे हमारे अलग अलग चैनल्स है टीवी के, वो देखने के लिए हमें उनके ब्रॉडकास्टिंग के लिए मदद करते हैं। और म्यूचुअलॉजिकल सर्विसेज, यानी हवामान का जो अंदाज़ा होता है, कब बारिश होगी, कब कैसा मौसम होगा, कब बारिश होगी वगैरह, ये सब भी बताने के लिए इनकी मदद होती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ देम दैट टेलीफोन, टेलीविजन एंड इंटरनेट सर्विसेज आर अवेलेबल एवरीवेयर इन द कंट्री। इन सैटेलाइट्स के कारण हमारे पूरे देश भर में टेलीफोन की सुविधाएं, टेलीविज़न की सुविधाएं और इंटरनेट, जो मैं आपसे अभी संपर्क कर रहा हूँ, आप जो अपने यूट्यूब पर देख रहे हैं, ये इन्हीं सैटेलाइट्स के कारण है। The EduSat satellite in this series is used exclusively for education. और EduSat नाम का जो सैटेलाइट है वो केवल और केवल विशेष करके एजुकेशन के लिए, जो IITs वगैरह हैं, उनको यूज़ किया जाता है। The IRS satellite series is used for monitoring and management of natural resources as well as disaster management. IRS satellite series जो है, इनकी जो सीरीज़ है वो अर्थ के सरफेस, अर्थ में, हमारे भारत देश में कहाँ पर कौन से नेचुरल रिसोर्सेस है, कहाँ पर आयरन ज़्यादा है, कहाँ पर गोल्ड के रिसोर्सेस ज़्यादा है, या फिर समुद्र में भी कौन से मिनरल्स कहाँ पर है, या फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, साइक्लोन कहाँ पर आ रहा है, कब आ रहा है वगैरह, ये सब देखने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट है www.isro.gov.in। एस्ट्रोसैट, In 2015, Indian Space Research Organization, that is ISRO, launched an artificial satellite called AstroSat in space. हमने भी एक टेलीस्कोप छोड़ी है जिसका नाम है AstroSat, 2015 में छोड़ी गई। This satellite has ultraviolet and X-ray telescopes and detectors. ये एक अल्ट्रावायलेट रेज को डिटेक्ट करने वाली और एक्स रेज को डिटेक्ट करने वाली टेलीस्कोप है। ठीक है, डिटेक्ट यानी ढूंढने वाली। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स यूज्ड इन दिस सैटेलाइट आर मेड इन इंडिया। ये एस्ट्रोसैट के बहुत से पार्ट्स जो है वो मेड इन इंडिया है। बहुत हद तक ये मेड इन इंडिया, भारत में बनाया गया है, आत्मनिर्भर भारत। इट इज़ अ यूनिक सिस्टम हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेलीस्कोप्स इन अ सिंगल सैटेलाइट।
तो ये तो हबल जो है केवल ऑप्टिकल है और ये जो है केवल एक्सरेज की टेलीस्कोप है चंद्रा, लेकिन इसमें मल्टीपल है। हमारी जो एस्ट्रोसैट है उसमें एक्सरेज भी आते हैं, रीड किए जाते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज भी, मल्टीपल टेलीस्कोप्स एक ही सैटेलाइट में है। इंडियन साइंटिस्ट आर स्टडिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग द डाटा ऑब्टेन विद दीज टेलीस्कोप्स। तो इनकी मदद से हमने बहुत से डाटा ऑब्टेन करके यूनिवर्स की बहुत रहस्य जाने हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमने एक क्लाउड भी ढूंढा है जिसका नाम है सरस्वती, नाम रखा गया है। तो ये एक्सक्लूसिवली इंडियन इन्वेंशन है, इंडियन डिस्कवरी है। तो इससे बहुत चर्चा हुई थी भारतीय इसरो की, भारतीय वैज्ञानिकों की। सरस्वती आप टाइप करके देख सकते हैं। तो हमारी जो नॉलेज की देवी है, ज्ञान की देवी सरस्वती, उनसे वो नाम रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।